हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ ए भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। जब मैंने पिछले वीडियो में आपको भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने कहा था एक चीज़ कि मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी। तो वो चीज़ फिर से याद दिलाती हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। देखो, जब यहाँ पे बात हो रही है ना भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ड यूज हो रहा है ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, ये किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है? ये भूमिधर के जो राइट्स है लैंड के रेस्पेक्ट में, उसके कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। मतलब क्या भूमिधर अपने लैंड को ट्रांसफर कर सकता है? तो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट कहलाएगा। ट्रांसफर मतलब क्या? जो आपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ रखा है, सेल करना, गिफ्ट पे देना, है ना। उसके बाद मॉर्गेज, लीज, ये सारी चीजें। उसके बाद अगला जो कि नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब जो भूमिधर अपने राइट्स जो लैंड से रिलेटेड है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो भी राइट्स भूमिधर के लैंड के रेस्पेक्ट में है और भूमिधर उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो उसे बोलते हैं भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो समझ आ गया ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे लैंड के रेस्पेक्ट में जो राइट्स है उससे रिलेटेड बात करी जा रही है। लैंड को ट्रांसफर करने के रेस्पेक्ट में जो राइट्स है। मैं इसे बार बार इस वजह से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सारे राइट्स आपको तुरंत याद हो जाएंगे। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता ना, तो फिर क्या पढ़ा आपने, उस तरीके से हो जाएगा। लैंड लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये भूमिधर वाला ही है। और उस भूमिधर में भी मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो जो मैंने भी आपको बताया कि उसको जो लैंड को ट्रांसफर करने के रेस्पेक्ट में राइट्स है। ठीक है, तो आपको पता है कि है कौन भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट? शॉर्ट में बोलूँ तो सेकेंड नंबर की जो पॉपुलेशन है ना, इसी कैटेगरी में आते हैं। भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के अलावा बाकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसी में है, और सेकंड नंबर पे आता है हमारा भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तब इनके पास क्या क्या राइट है? तो सबसे पहला राइट है लैंड को यूज करने का राइट। तो ऑब्वियसली लैंड को यूज करने का राइट होगा, जैसे भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के पास भी था। भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो है उसके पास भी लैंड को यूज करने का राइट है। ठीक है, लैंड को किस पर्पस के लिए यूज करेगा? एग्रीकल्चर या फिर कनेक्टेड पर्पसेस के लिए। अब एग्रीकल्चर पर्पस तो आपको समझ आ गया होगा, गार्डनिंग, प्लांटिंग ट्रीज, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और कनेक्टेड पर्पस का क्या मतलब? कनेक्टेड पर्पस का मतलब जो चीजें प्योरली एग्रीकल्चर नहीं है लेकिन वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज किसी का कोई लैंड है, ठीक है, वहां पे क्या है कि वहां पे खेती होती है। अब उधर वो उसे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, वो उधर उसे मतलब उसे घर बनाने के लिए नहीं यूज कर सकता। लेकिन सपोज वो क्या कहते हैं कि उसी खेत में एक छोटा सा रूम बना देता है, जस्ट बिकॉज कि मतलब वहां पे कुछ वो चीजें स्टोर कर सके, है ना। मतलब जो भी फील्ड से, खेत से निकल के जो भी चीज आ रही है उसमें स्टोर कर सके, या फिर मतलब अलग अलग चीजें, फर्टिलाइजर्स रख सके। तो जस्ट बिकॉज एक छोटा सा रूम बना ले इस पर्पस के लिए, तो उसे हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस ही मानेंगे। ये नहीं कि इसे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करा है, नहीं। तो किस लिए यूज होता है? एग्रीकल्चर या फिर कनेक्टेड पर्पस के लिए। आप सेक्शन 79 क्लॉज 2 पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बाकी और भी और कनेक्टेड पर्पस क्या हो सकते हैं? मेन्योर स्टोर करने के लिए अपने खेत को यूज कर सकता है, अपने लैंड को यूज कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अगला है राइट टू मॉर्गेज। ऑब्वियसली क्या है? भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, मतलब अपने राइट ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो मॉर्गेज करने का राइट कहाँ से होगा? देखो, मॉर्गेज करने का राइट नहीं है। ठीक है, मॉर्गेज की मैं बात करूं तो जब आपने भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स पढ़े थे, उसके पास भी मॉर्गेज करने में लिमिटेशंस थे। क्यों? मॉर्गेज तो कर सकता था, लेकिन मॉर्गेज सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकता था जब लैंड की पोजेशन ना जाए। इस तरीके का मॉर्गेज कर सकता था। अब इसमें क्या है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, कि ये लैंड का मॉर्गेज नॉर्मली से अलाउड नहीं है। नॉर्मल रूल ये है, जनरल रूल ये है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे वो मॉर्गेज कर सकता है। और कैसा मॉर्गेज करेगा? लैंड की पोजीशन नहीं जानी चाहिए, लैंड की पोजीशन भूमिधर के पास ही रहेगी, वही वाला जो है मॉर्गेज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मॉर्गेज होते कितने तरीके के हैं, ये पिछली वीडियो में यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी। बस मतलब ये है कि मॉर्गेज इस तरीके का होगा, बंधक। मॉर्गेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? बंधक। तो बंधक इस तरीके का होगा जिससे कि लैंड की पोजीशन भूमिधर के पास ही रहे। अगर भूमिधर के पास से चली जा रही है लैंड की पोजीशन, तो उस तरीके का मॉर्गेज अलाउड नहीं है। तो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट सिर्फ इन्हीं लोगों को मॉर्गेज कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई बैंक जो कि शेड्यूल बैंक है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनको जो है वो मॉर्गेज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मॉर्गेज कर सकता है। अगला है राइट टू लीज।
लीज मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो किराए पे ज़मीन देना, राइट। तो अब ये लीज कैसे कर सकता है, ये तो अपने राइट्स लैंड को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता ना, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो इसका जो लीज करने वाला राइट है वो तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ पे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट को भी लीज करने दिया जाता है। देखो लीज वो उसी तरीके से कर पाएगा जिस तरीके से भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट कर रहा है, लेकिन सारे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले कर पाएंगे जो किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हों। वो डिसेबिलिटी जो कि हमारी सेक्शन 95 में मेंशन है, मतलब वो केपेबल नहीं है ना, मतलब जो उसका लैंड है वो उसे यूज करने के लिए केपेबल नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड, मतलब किसी तरीके की उसके अंदर डिसेबिलिटी है, तो उसका जो है वो लीज कर सकता है। सिर्फ वही भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट करेगा जो कि डिसेबल्ड है, जिसके अंदर किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, जैसा सेक्शन 95 में मेंशन है। उसके अलावा कोई और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अपने लैंड को लीज पे नहीं दे सकता। अगला राइट है राइट टू एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब एकदम सेम है, जैसा आपने पढ़ा था ना भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट का, एग्जैक्टली वैसे ही सेम है। तो यहाँ पे जो भूमिधर है वो अपने लैंड को एक्सचेंज कर सकता है, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अपने लैंड को दूसरे भूमिधर से या फिर ग्राम पंचायत या फिर लोकल अथॉरिटी से एक्सचेंज कर सकता है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो किसके पास जाएगा, सब डिविजनल ऑफिसर, जो पर्टिकुलर तहसील का सब डिविजनल ऑफिसर होगा उसके पास इसका एप्लीकेशन जाता है। वो चाहे तो मना भी कर सकता है। तो किन किन ग्राउंड से मना कर सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है एसडीओ को, सब डिविजनल ऑफिसर को, कि ज़रूरी नहीं है कल्टीवेशन के लिए, या फिर मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि क्या करते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका लैंड एक साथ आ जाए, टुकड़ों में उनके लैंड्स रहते हैं तो एक्सचेंज कर लेते हैं कि जिससे कि उनका लैंड एक साथ कॉन्सोलिडेट हो जाए, एक साथ इकट्ठे आ जाए। तो अगर एसडीओ को लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है इन पर्पज़ के लिए तो एसडीओ मना कर सकता है। और अगर दोनों लैंड्स की रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करी जाए, वो लैंड जो कि एक्सचेंज होने वाले हैं उसमें 10% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो भी एसडीओ मना कर सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग लैंड एरिया कैलकुलेट करें, ज़मीन कितनी है जो लैंड एक्सचेंज होने वाले हैं उसमें 25% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो भी मना कर सकता है। या फिर जो लैंड है वो किस ऑलरेडी प्लान हो चुका है कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होना है सेक्शन 59 के अंदर, तो भी एसडीओ मना कर सकता है। या फिर जो लैंड है वो उस तहसील में नहीं आता जिस तहसील के एसडीओ के पास एप्लीकेशन दिया था, तो भी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर मान लो एक कोई लैंड है उसे कई लोग इकट्ठे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और वो लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इधर सबकी परमिशन मैटर करती है। ये तो इम्प्लाइड चीज़ें हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अगला राइट है राइट टू सू फॉर डिवीजन। ये भी एग्जैक्टली सेम है जैसा हमारा भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के पास था। अब आप देख रहे होगे एक्सचेंज वाली चीज़ और ये जो डिवीजन वाली चीज़ ये सेम है। अब जैसे आप देख रहे होगे मैंने आपको दो राइट बताए जो कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट का सेम है, और भी आपको राइट्स मिलेंगे आगे जो कि सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो एक था हमारा एक्सचेंज वाला राइट और ये है राइट टू सू फॉर डिवीजन। अब इसमें क्या है, सू फॉर डिवीजन, सपोज एक कोई लैंड होता है, ठीक है, उसे 5-6 लोग मिलकर इकट्ठे होल्ड कर रहे हैं। अब उसमें एक किसी की इच्छा हुई, वो चाहता है कि मैं अपने लैंड को अलग कर लूँ, बाकी उसने को शेयर से बोला, वो लोग माने नहीं, वो अपनी आपत्ति दिखाने लग गए, उन्हें आपत्ति थी इस बात से। फिर ऐसे में क्या, ऐसे में जो को शेयरर है वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके पास राइट है कि वो सू कर सकता है डिवीजन के लिए। एसडीओ ऑर्डर पास करेगी, ठीक है, सबको एरिया अलॉट कर देगी। अब ये जो सूट है ना एक ही केस फाइल होगा, मतलब 5-6 लोग हैं, कुछ चाहते हैं डिवीजन हो कुछ चाहते हैं नहीं हो, ये सब एक ही सूट में डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि सीपीसी का आपने रूल पढ़ा है ना कि टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, तो ये नहीं कि एक ही मामले से रिलेटेड इतने सारे केसेस हो जाए। फिर एसडीओ जो है वो ऑर्डर पास करेगा और डिवाइड कर देगा हर एक शेयर होल्डर का शेयर, और अकॉर्डिंगली उन्हें लैंड रेवेन्यू देना होगा। अगला राइट है राइट टू सरेंडर। अब जो भूमिधर है ये अपना जो राइट है उस मतलब सरेंडर कर सकता है, लैंड के रिस्पेक्ट में जो राइट्स है ना उन सबको सरेंडर कर सकता है, या तो पूरे ज़मीन से रिलेटेड अपने राइट को सरेंडर कर सकता है या फिर लैंड के कुछ पार्ट से रिलेटेड। अब जो असामी है मैंने आपको पहले ही बताया होगा, असामी जो है वो पूरे ही लैंड का कर सकता है, ये नहीं कि लैंड के सिर्फ कुछ पोर्शन का राइट सरेंडर कर, नहीं, वो करेगा तो पूरे ही लैंड का करेगा, वरना वो नहीं कर सकता सरेंडर। अब सरेंडर हो गया, सरेंडर करने का मतलब क्या है, सरेंडर का मतलब ये है कि अब सारे राइट्स ख़त्म हो जाएंगे भूमिधर के, है ना। और जब उसने सरेंडर कर दिया,
सरेंडर करने के बाद से कोई भी लैंड रेवेन्यू नहीं देगा और उससे पहले वाले वो सारे लैंड रेवेन्यू पे करेगा। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अपने लैंड को सरेंडर नहीं कर सकता। अगर सपोज जो है उसने लैंड मॉर्गेज कर रखा है इन द फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या फिर शेड्यूल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यूपी एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो मैंने अथॉरिटीज़ बोली थी, ये अथॉरिटीज़ आपने जब राइट टू मॉर्गेज पढ़ाई थी वहाँ पे बताया था ना। तो अगर सपोज इसने मॉर्गेज कर रखी है तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, अगर उसने अपने लैंड को मॉर्गेज कर रखा है तो सरेंडर नहीं करेगा जब तक जो मॉर्गेज है उसका टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब मॉर्गेज उससे अपना रिडीम ना कर लिया हो, जो भी जिन पैसों के बदले उसने ज़मीन दी थी मतलब मॉर्गेज किया था वो पैसे नहीं दे देता। ठीक है, राइट टू रिडीम आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे उसका वही मतलब है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मतलब अपनी ज़मीन को फ्री नहीं करवा लेता पैसे दे के, तब तक वो सरेंडर नहीं कर सकता। फिर अगला है राइट टू नॉन इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट मतलब क्या होता है? किसी इंसान को उसकी ज़मीन से हटा देना, लॉ के थ्रू या किसी तरीके से उसे हटा देना। तो जो भूमिधर है विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, वो अपने लैंड से उसे हम इजेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोड में लिखा है कोई ग्राउंड तो उस ग्राउंड पर उसे इजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर कोड में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है तो आप उसे नॉर्मली इजेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो लैंड रेवेन्यू ही नहीं दे रहा तो फिर, अगर सपोज वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा तो फिर क्या कहते हैं कि उसके लैंड उसे फिर भी इजेक्ट नहीं किया जाएगा, उसके लैंड को बेच दिया जाएगा, फिर उसमें से जो है लैंड रेवेन्यू मतलब जो है ले लिया जाएगा। तो यही राइट्स थे हमारे भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के। और अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सॉल्व कर सकूँ। और आपको लग रहा है कि कोई एरर है या कुछ मतलब आपका फीडबैक है, सो काइंडली मेंशन, वी ऑल विल ट्राई टू इम्प्रूव, वी विल लर्न टुगेदर, देन ओनली वी ऑल विल ग्रो टुगेदर। हरे कृष्णा।